हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन क्रेडिट तक कवर किया था। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्री सेक्टर। लेकिन वो शुरू करने से पहले हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए, जिसका हमने मेन पार्ट अब तक कवर नहीं किया है, दैट इज स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन एग्रीकल्चर। इसमें ऑब्वियस है कि हमें स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कवर करना होगा। सो इसे हम सेट वाइज कवर करेंगे, जहां हम सारे एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट 1। इस वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन या जिसे कृषि योजना बोलते हैं वो कवर करेंगे। यह कृषि योजना एग्रीकल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है। आपको यहाँ पता ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग तरह के चीज़ें आते हैं, जैसे कि क्वालिटी सीड्स रखना, उसके बाद फार्मिंग के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स या व्हीकल रखना, एग्जाम्पल ट्रैक्टर वगैरह। उसके बाद अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे कि पल्सेस, व्हीट या राइस, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये सब प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचने के लिए हमें यहाँ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। नेक्स्ट हमें बार बार एग्रीकल्चर सेक्टर का सेंसस निकालना पड़ता है, जिससे हमें कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस पता लगता है। सो आप समझ ही रहे हो कि एग्रीकल्चर में ही गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है। सो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के लिए एक ही स्कीम निकाली जाए, जिससे एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस हो। सो गवर्नमेंट ने 2017-18 में ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज कृषि योजना निकाली, जिसके अंडर 11 स्कीम्स या मिशन रखे जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में ध्यान देगी। यहाँ तक क्लियर है? So it is an umbrella scheme comprises of 11 schemes or missions which looks to develop the agriculture and allied sector in a holistic manner to increase the income of farmers. Here in 2017-18, it has been decided to club all these schemes or missions under one umbrella schemes, which is Green Revolution कृषि योजना। अब फ्रेंड नेक्स्ट हम कृषि योजना के अंडर या कौन कौन से स्कीम होते हैं वो कवर करेंगे। या हर स्कीम को डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी स्कीम का कंसेप्ट समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो 2014-15 में लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि हॉर्टिकल्चर में बस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते होंगे, लेकिन नहीं, इसमें मशरूम्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, देन कोकोनट या कैशनट भी आता है। इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक कंपोनेंट स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए है, और यह दूसरा कंपोनेंट इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी नॉर्मल स्टेट्स के लिए है। अब यह नॉर्मल स्टेट्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 60:40 के रेशियो में फंड स्पेंड करते हैं, और यह नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 90:10 के रेशियो में फंड स्पेंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको ये स्कीम? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Mission for Integrated Development of Horticulture is a centrally sponsored scheme launched in 2014-15 for the holistic growth of the horticulture sector, covering fruits, vegetables, root and tuber crops, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa and bamboo. When we talk about funding pattern, under MIDH, Government of India contributes 60% of total outlay for developmental programs in all the states, except the states in Northeast and Himalayas. 40% share is contributed by the state governments. In case of Northeastern states and Himalayan states, Government of India contributes 90%. Here MIDH has two sub-schemes. One is National Horticulture Mission. It is implemented by state horticulture missions in selected districts of 18 states and 6 union territories. Then there is Horticulture Mission for Northeast and Himalayan states, which has been implemented for overall development of horticulture in Northeast and Himalayan states. और फ्रेंड्स इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स या बोर्ड्स निकाले हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने इस मिशन के अंडर सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड निकाला है। उसके बाद स्पेशली कोकोनट पे फोकस करने के लिए या कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स में स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड निकाला है। उसके बाद 2006 में नागालैंड में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर निकाला, जहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फार्मर्स को टेक्निकल चीज़ें सिखा के ट्रेनिंग दी जाती है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैसे ग्रो करना है। क्लियर है? सो द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स अंडर द MIDH इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। The Coconut Development Board is implementing various schemes under MIDH in all coconut growing states in the country.
Then there is Central Institute for Horticulture, which was established at Meidi Zip Hema, Nagaland in 2006-7 for providing technical backstopping through capacity building and training for farmers and field functionaries in northeastern region. नेक्स्ट कृषि उन्नति योजना के अंडर आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये मिशन हमारे नाबार्ड ESI के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर किया गया है, जहां हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था। बट यह कृषि उन्नति योजना में रिसेंटली नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम इंक्लूड किया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। ये गवर्नमेंट ने तो 2014-15 में इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर लाया गया 2018-19 में। यहाँ दो चीज़ों पे बात की गई, एक तो ऑयल सीड्स और दूसरा ऑयल पाम। ऑयल सीड्स तो वेजिटेबल ऑयल्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और यहाँ ऑयल पाम इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, सो फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए ऑयल पाम का प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस किया गया है। सो स्कीम में ऑयल पाम के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। यहाँ बोला है कि 2025-26 तक ऑयल पाम का प्रोडक्शन 11.20 लाख टन होना चाहिए, और या 2029-30 तक वो 28 लाख टन होना चाहिए। साथ ही इस स्कीम में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें भी आपको सेंटर और स्टेट्स का फंडिंग रेशो 60:40 लेना पड़ेगा, और या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए वो रहेगा 90:10। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पाम had been launched by the Government of India in 2014-15. Here from 2018-19, the NMOOP was merged with the National Food Security Mission as National Food Security Mission, Oilseeds and Oil Palm. The aim of the scheme is to promote oil palm cultivation for making the country Atmanirbhar in edible oils, with a special focus on northeastern states and Andaman and Nicobar Islands. The target of the scheme is to raise the domestic production of the palm oil by 3 times to 11.20 lakh tons by 2025-26 and to 28 lakh tons by 2029-30. National Mission of Edible Oil and Oil Palm is a centrally sponsored scheme, and the cost will be shared as 60:40 between the center and the state government for general states and 90:10 for the northern states and union territory, 100% for central agencies. अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से फार्मर की मदद करती है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है। उसी तरह यहाँ भी गवर्नमेंट ने यहाँ पाम ऑयल के लिए कॉस्ट पर ऑर्डर CPO फिक्स रखा है। जितना गवर्नमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स रखेगी, उतना गारंटेड अमाउंट फार्मर्स को मिलना ही चाहिए। अगर उतना अमाउंट नहीं मिला तो गवर्नमेंट बचा हुआ डिफरेंस फार्मर्स को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी। और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को स्पेशल प्रेफरेंस दे रही है। सो गवर्नमेंट यहाँ इन एरिया के फार्मर्स को एक्स्ट्रा CPO के 2% पे करेगी। नेक्स्ट, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ कि पाम ऑयल इंडस्ट्रीज़ में ऐसे पाम ट्रीज़ लगाए जाते हैं। सो गवर्नमेंट फार्मर्स को ऐसे पाम ट्रीज़ खरीदने के लिए हर प्लांट के 250 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी, और या हर हेक्टेयर के लिए 29,000 का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सीड्स अच्छे प्रोड्यूस करने के लिए सीड प्लांटर्स को हर 15 एकड़ के लिए 80 लाख प्रोवाइड किया है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो अमाउंट है 100 लाख पर 15 हेक्टर। इस स्कीम का सनसेट क्लॉज भी दिया है, दैट इज़ 1 नवंबर 2037, मतलब कि नवंबर 2037 तक ही ये स्कीम शुरू रहेगी। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Under this mission, farmers who opt for palm oil cultivation will receive the price assurance from the government, which will hedge the farmers from price volatility. The deficiency price payment would be done through the direct bank transfer to the farmers' accounts. The scheme also has a sunset clause which is November 1st, 2037. Here to provide additional assistance to the cultivators of the Northeast and the Andaman and Nicobar Islands, the government will bear a cost of 2% of the CPO price to ensure that the farmers are paid at par with the rest of the country. Here to replant old gardens for their rejuvenation, special assistance will be given at the rate of rupees 250 per plant. Assistance for planting material for oil palm has been increased from rupees 12,000 per hectare here to rupees 29,000 per hectare. Seeds garden will be given assistance up to rupees 80 lakh for 15 hectare in the rest of the India and rupees 100 lakhs for 15 hectare in northeast and Andaman regions. नेक्स्ट यहाँ कृषि उन्नति योजना में मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये मिशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आपको तो पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को कितने रिस्क है।
अगर हमें सबके लिए फूड रिसोर्सेज अवेलेबल रखना है तो आज के टाइम में हमें एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रखना ज़रूरी है। अब इस मिशन में कौन से सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात की गई है? देखो, सबसे पहले तो इस मिशन में बताया है कि हमने रेन वाटर को मैनेज करना चाहिए। हम रेन वाटर को इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं जिससे हमारे रेनी सीजन के बाद भी कुछ महीनों के लिए पानी मिलते रहे। इससे उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद ये बोला गया है कि हमने फार्मिंग में एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ड्रिप इरिगेशन। इस सिस्टम से वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ भी होता है और यह प्रोडक्शन भी बढ़ता है। नेक्स्ट, सॉइल की हेल्थ मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि फार्मर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। सो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिसेस में ज़्यादा ध्यान देना होगा और सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो करनी होगी। इसके अंडर गवर्नमेंट की एक स्कीम आती है, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है वो मेजर करती है। इस स्कीम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट में क्लाइमेट चेंज को फार्मिंग में कैसे अडॉप्ट करना है उसका नॉलेज फार्मर्स को देना बहुत ज़रूरी है। जब फार्मर्स को नॉलेज मिलेगा उसके बाद ही वो अपने फार्मिंग में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो आपको नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लियर हो गया? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The National Mission for Sustainable Agriculture, launched in 2014-15, seeks to address issues regarding sustainable agriculture in the context of the risks associated with the climate change, while devising the appropriate adaptation and mitigation strategies for ensuring food security, equitable access to food resources, enhancing livelihood opportunities, and contributing to economic stability at a national level. NMSA has following 4 major program components or activities. First is rain-fed area development, which adopts an area-based approach for development and conservation of natural resources along with farming systems. Then there is on-farm water management, which focuses primarily on enhancing the water use efficiency by promoting efficient on-farm water management technologies and equipment. After that, we have soil health management, which aims at promoting location as well as crop-specific sustainable soil health management, including the residue management, organic farming practices by way of creating and linking soil fertility maps with macro and micronutrient management, appropriate land use based on land capability, judicious application of fertilizers, and minimizing the soil erosion or degradation. Then there is climate change sustainable agriculture, which provides creation and bidirectional, that is land farmers to research, scientific establishment and vice versa. Dissemination of climate change related information and knowledge by the way of piloting climate change adaptation or mitigation, research or model projects in the domain of climate smart sustainable management practices, and integrated farming systems suitable to local agro-climatic conditions. नेक्स्ट है कृषोन्नति योजना के अंडर आता है नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये मिशन गवर्नमेंट ने 2014 में लाया था। ये बेसिकली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया। हमें पता है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से प्रोडक्शन उतना नहीं होता, लेकिन अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करके नॉलेज लिया और या फार्मिंग में मेकनाइज्ड प्रोडक्ट यूज़ किए तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और या फार्म की ग्रोथ सस्टेनेबल भी रहेगी। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि या ट्रैक्टर जैसे व्हीकल का यूज़ करके हम बड़े एरिया में भी पेस्टिसाइड एफिशिएंटली स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा और फार्मर ट्रैक्टर के अंदर रहने की वजह से उनके जान को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आप क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स यूज़ कर सकते हो जिससे कटाई जल्दी और अच्छे से हो सके। साथ ही आपको अगली फसल लगाने के लिए समय भी ज़्यादा मिलेगा। या फिर आप और मैकेनाइज्ड व्हीकल यूज़ कर सकते हो जिससे फार्मिंग का सामान आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। उसके बाद आज की नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन से फार्मिंग और आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स ने फार्मर्स के लिए कुछ ऐप्स निकाले हैं जिससे फार्मर को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और वो फार्मिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं। और पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर्स अकेले ही काम करते थे, लेकिन अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट आया है जहां बहुत सारे फार्मर्स साथ में प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। समझ रहा है आपको नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
So the aim of the National Mission for Agriculture Extension, launched in 2014, is to restructure and strengthen the agriculture extension to enable delivery of appropriate technology and improved agronomic practices to farmers. The objective is envisaged to be achieved by the judicious mix of extensive physical outreach and interactive methods of information dissemination, use of ICT, then popularization of modern and appropriate technologies, capacity building, and institution strengthening to promote mechanization, ability of quality seeds, plant protection, etc., and encourage aggregation of farmers into interest groups to form farmer-producer organizations. Here, agriculture extension refers to application of scientific research and new knowledge to agriculture practices through farmer education. This includes educating the farmers towards the cost-effective and remunerative mechanized farming for improved productivity and sustainable farm growth. अब तक हमने जो मिशंस लिए वो हमने डिटेल में देखे। अब आगे मिशंस बहुत सिंपल है, इसलिए उसे ब्रीफली कवर करते हैं। नेक्स्ट मिशन ने क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करने में फोकस किया है। यहाँ आपको कंसेप्ट आता है दैट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट SRR। इसे ठीक से समझते हैं, एग्जाम में इसके आने के चांसेस है। देखो, फार्मर जब क्रॉप का प्रोडक्शन करता है तो उन्हें उस प्रोडक्शन के बाद क्रॉप से सीड्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, वीट क्रॉप से आपको वीट ग्रेन मिलेगा और उसे सीड की तरह यूज़ करके आप वापस से प्रोडक्शन भी कर सकते हो, राइट? इसे हम बोलते हैं फार्म सेव्ड सीड। लेकिन इस सीड का यूज़ करके हमें प्रोडक्शन उतना नहीं होता, इसलिए हम मार्केट से सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स यूज़ करते हैं जो स्पेशली प्रोडक्शन करने के लिए बनाई जाती है। वो यूज़ करके हम अच्छा प्रोडक्शन ला सकते हैं। सो सीड रिप्लेसमेंट रेट हम उसे बोलते हैं कि एक सीज़न में आपने जितना एरिया में बीज बोए उन बीज में से सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स कितने हैं। मतलब सिंपली आपके यहाँ टोटल क्रॉप एरिया में आपने कितने एरिया में क्वालिटी सीड्स लगाए। क्लियर है? सो द सब मिशन ऑन सीड्स एंड सीड प्लांटिंग एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड टू इंक्रीज SRR, here to upgrade the quality of farm saved seeds. Seed replacement rate is a percentage of the area sown out of the total area of the crop planted in the season by using certified or quality seeds other than the farm saved seed. In simple terms, it is a measure of the cropped area covered with the quality seeds. नेक्स्ट मिशन में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फार्मिंग में मशीन यूज़ करने का बढ़ावा किया है। आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पहले फार्मर्स एनिमल्स का यूज़ करके फार्मिंग करता था, अब गवर्नमेंट वो चेंज करके मशीन का यूज़ करने को बोल रही है। So the sub-mission on agriculture mechanization aims to increase the reach of farmer mechanization to small and marginal farmers and to the regions where the availability of farm power is low. नेक्स्ट मिशन प्लांट को प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है, मतलब कि प्लांट्स को डिसीज, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स वगैरह से बचाना जिससे प्रोडक्टिविटी पे फर्क ना पड़े। सो द सब मिशन ऑन द प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन aim to minimize the loss to quality and yield of agricultural crops from the ravages of insect pests, diseases, weeds, nematodes, rodents, etc. उसके बाद हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का सेंसस लेना पड़ेगा जिसमें हमें डाटा मिलेगा कि प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने की ज़रूरत है, फिर कौन से क्रॉप फार्मर ज़्यादा लगा रहे हैं और या कौन से कम लगा रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस रिपोर्ट से मिलती है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसके लिए एक मिशन निकाला है। सो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एम्स टू अंडरटेक द एग्रीकल्चर सेंसस, स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप्स एक्सेट्रा। उसके बाद एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ फार्मर्स पैसे जमा करके कोऑपरेटिव्स बनाता है और कोऑपरेटिव्स मेंबर्स को जब ज़रूरत पड़े तब लोन देती है। So integrated scheme on agriculture cooperation aims to provide a financial assistance for improving the economic condition of the cooperatives and remove regional imbalances. अब बस प्रोडक्शन करके थोड़ी ही फ़ायदा होता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की भी तो ज़रूरत होती है, इसलिए मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी ज़रूरी है, जैसे कि गोडाउन्स या फिर सब्जी और अनाज का मार्केट, राइट? सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए भी स्कीम है। So, integrated scheme on agriculture marketing aims to develop the agricultural marketing infrastructure and to establish a nationwide marketing information network. और लास्ट में आज के डिजिटल एज के हिसाब से यहाँ फार्मर्स को भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से मिलनी चाहिए, जिससे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन और सर्विसेज मिले। उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया है।
So the National E-Governance Plan aims to improve the access of farmers here to information and services throughout the crop cycle and integrate the existing ICT initiatives of central and states. अब आपको कृषि उन्नति योजना और उसके अंडर के 11 मिशन या स्कीम समझ गए होंगे। इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर स्कीम्स का फर्स्ट सेट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेट कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।